नमस्कार, अमय आर्ट्स क्लासेज में आपका स्वागत है। यह हिंदी का वीडियो है और मुख्यतः यह ग्रामर बेस्ड करके बनाया गया है। इसमें जितने भी ग्रामर हैं उसको खूब बारीकी से पहले बनाने का प्रयास कीजिए, तब आंसर के सॉल्यूशन पे देखिएगा। पहला जो सवाल है, ये फिर पहला जो पॉइंट इसमें छोटा छोटा पॉइंट इसमें कवर किया गया है। तो पहला जो बात है ये भाषा से संबंधित है कि हमारे संविधान में किस अनुसूची में भाषा का वर्णन किया गया है और कुल कितनी भाषाएं हैं, शुरू में कितनी थी और बाद में कितनी जोड़ी गई। थोड़ा सा इस पर फोकस करते हैं। तो हमारे संविधान में भाषा से संबंधित जो वर्णन किया गया है वो कुल 12 अनुसूचियों में 8वीं अनुसूची में भाषा का वर्णन है। कुल कितनी है? 12 अनुसूची में किस अनुसूची में भाषा है? तो 8वीं अनुसूची में है। और कुल हमको 22 प्रकार के संवैधानिक भाषाएं प्राप्त हुए हैं। कुल कितने भाषाएं हैं जिसका संविधान में चर्चा किया गया? तो 22 लिखा हुआ है कि प्रारंभ में 14 भाषाएं थी। शुरू में कितनी भाषाएं थी? तो 14 भाषाएं थी, जिसमें सभी भाषाओं के नाम लिखे हुए हैं। असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू। ये शुरू की 14 भाषाएं थीं, लेकिन बाद में इसमें कुछ भाषाओं को जोड़ा गया। तो देखिए, सबसे पहले जो भाषा जोड़ी गई वो याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो सिंधी सबसे पहले किस भाषा को जोड़ा गया? तो सिंधी भाषा को जोड़ा गया। तो किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा। याद रख लीजिएगा, ईस्वी याद रखना है। 1967 के द्वारा भाषा में सबसे पहले जिस भाषा को जोड़ा गया वो भाषा था सिंधी। उसके बाद कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ये 3 भाषाओं को 71वें संविधान संशोधन 1992 ईस्वी में जोड़ा गया था। तो 1 और 3 4 हो गया, जिससे संख्या इसकी 18 पहुंच गई थी। 14 पहले था और 4 बाद में जोड़ी गई। बाद में कौन कौन जोड़ी गई? सबसे पहले सिंधी, फिर कोंकणी, ये गोवा वाले साइड में बोली जाती है, फिर मणिपुरी, नेपाली, ये जोड़ी गई। इसके बाद बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये जितनी भाषाएं हैं इसको 92वां संविधान संशोधन 2003 में शामिल किया गया। इस प्रकार इस अनुसूची में यानी 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। याद रख लीजिएगा, शुरू में 14 भाषा थी, बाद में 8 भाषाएं जोड़ी गई, कुल मिला के 22 भाषा हो गई, जिसकी चर्चा 8वीं अनुसूची में है। ये तो आप समझ गए। अगर पूछेगा कि इसमें से बिहार की कौन सी भाषा है जिसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त है, तो मैथिली है वो। याद रख लीजिए, मैथिली भाषा जो है बिहार से संबंधित है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। पहला चीज़ है संधि। पहला जो छोटा सा पॉइंट है बाबू वो है संधि। तो देखो, संधि जो होता है ना, वो 2 विकारों के मेल से जो शब्द बनता है उसको संधि बोला जाता है। जैसे देवालय है तो इसका संधि विच्छेद कीजिएगा तो देव जोड़ा अलग हो जाएगा। जगन्नाथ है तो जगत जो नाथ, इसका संधि विच्छेद कीजिएगा तो ये भी 2 शब्दों को मिल के बन रहा है ना। तो 2 शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसको संधि बोला जाता है। तो इसमें संधि के 3 प्रकार हैं। कितने प्रकार है? संधि के 3 प्रकार हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, उपसर्ग संधि। ठीक है। अच्छा देख लो, इसमें जो भी ये है ना, जैसे देवालय है, जगन्नाथ है, मनोयोग है, तो ये सभी परीक्षार्थी है, ये सभी इंपॉर्टेंट संधि विच्छेद है। इसको बार बार देख लीजिएगा। ठीक है। पहला सवाल है इसमें संधि के जो भेद हैं वो स्वर संधि है। तो देखो, स्वर संधि क्या होता है? तो स्वर संधि वह संधि होती है बाबू, स्वर के बाद स्वर। स्वर का अर्थ होता है भवेल, इंग्लिश में देखोगे तो भवेल। स्वर के बाद स्वर अर्थात 2 स्वरों के मेल से, 2 भवेलों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, 2 स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको स्वर संधि बोलते हैं। कौन सी संधि बोलते हैं? स्वर संधि बोलते हैं। जैसे सूर्यास्त, तो सूर्यास्त का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो सूर्य जो अस्त हो जाएगा। ये दोनों स्वर है, दोनों क्या है? स्वर है। इसमें व्यंजन कहीं नहीं लगा हुआ। व्यंजन उस शब्द में लगेगा जिसमें हलंत लगा हो, उसमें व्यंजन लगेगा। विसर्ग लगा हो, उसमें विसर्ग लगता है। अनुपात वाला चिन्ह जिसमें रहता है उसमें विसर्ग लगता है, तो वो विसर्ग संधि है। तो वैसा संधि जो 2 स्वरों के मेल से उत्पन्न होता है उसको स्वर संधि बोलते हैं। इंग्लिश में देखिएगा तो उसको क्या बोलते हैं? 2 भॉवेल के मेल से जो बनता है उसको स्वर संधि बोलते हैं। तो याद इंपॉर्टेंट है इसमें। महात्मा, महाजुड़ात्मा, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सूर्यास्त, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो व्यंजन संधि है, तो व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से, यानी कॉन्सोनेंट के बाद स्वर, कॉन्सोनेंट के बाद भॉवेल या कॉन्सोनेंट आने से, कॉन्सोनेंट के बाद क्या होता है? वॉवेल आए या कॉन्सोनेंट आए, दोनों में से कोई आके उसका रूप परिवर्तन कर देता है, उस शब्द को चेंज कर देता है, उसको व्यंजन संधि बोलते हैं। जैसे वग्गिस,
वाक जोड़, इस देखो इसमें हलंत लगा हुआ है, तो जिस भी शब्द में हलंत लगेगा बाबू वह व्यंजन संधि कहलाता है। क्या कहलाता है? व्यंजन संधि। और एक चीज समझो, क में हलंत और ई हर्षई तो क्या बन जाएगा? गी बन जाता है, इसीलिए इसको वगीस बोला गया है। ठीक है, क्लास में हम आप लोग को सब समझाए होंगे। सज्जन, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सज्जन वगीस भी इंपॉर्टेंट है। व्यंजन का जो शुद्ध रूप है बाबू, व्यंजन का शुद्ध रूप हल वाला रूप होता है। हम बताएं आपको कि जिस भी शब्द में हल लगा होगा वो कौन सा संधि होगा? व्यंजन संधि होगा। तो उसको पहले उच्चारण कर लेना है, देख लेना है। कॉन्सोनेंट के बाद में अगर स्वर या भवेल दोनों आए, यानी व्यंजन के बाद में स्वर या व्यंजन दोनों आए, कोई आके उसके रूप को बदल दे, उसको व्यंजन संधि बोला जाता है। विसर्ग संधि देखते हैं थोड़ा सा। देखिए, विसर्ग संधि बोलता है कि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है उसको विसर्ग संधि बोलते हैं। जैसे निराकार, दुराशा, तपोभूमि, मनोयोग, ये सब आप याद कर लीजिएगा, ये सब बनाने का प्रयास कीजिएगा। सभी पूछे हुए प्रश्न रहते हैं। मनोयोग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तपोभूमि भी इंपॉर्टेंट है, निराहार भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इस पे एक सेट है, उस सेट को बनाने का प्रयास करते हैं। इसमें देखिएगा, एक मनोहर है, मनोरथ है, वयोवृद्ध है, तपोबल है, तपोभूमि है, मनोयोग है, मनोनुकूल है। इस सब को बनाने का प्रयास कीजिएगा और चेक कीजिएगा कि आपके कितने सही होते हैं। तब तक हम सेट पे देखते हैं। पहला सवाल है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वर संधि का उच्चारण है? तो आप जब इसको संधि के रूप में तोड़िएगा, यानी स्वर संधि के रूप में तोड़िएगा, तो यहाँ पे जो मनवंतर है, मनवंतर, यह स्वर संधि के उच्चारण हो जाएंगे। इसमें ना ही हलंत लगेगा और ना ही विसर्ग लगेगा। मनवंतर इसका आंसर हो जाएगा। निश्चल का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो निश्चल का संधि विच्छेद होगा नीह जोड़ चल, और नीह के बगल में विसर्ग है, तो ये कौन सी संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि हो जाएगी। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? तो अभी तो हमने देखा कि निश्चल में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है, तो इसका निश्चल हो जाएगा। सप्तऋषि का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो सप्तऋषि का जो सही संधि विच्छेद हो जाएगा बाबू, वो सप्त जोड़ ऋषि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सप्त जोड़ ऋषि हो जाएगा। और ये कौन सी संधि हो जाएगी? ये स्वर संधि हो जाएगी। स्वर संधि हो जाएगी क्योंकि स्वर संधि दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको स्वर संधि बोला जाता है। तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? तपोवन में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? तो तपह जोड़ वन हो जाएगा या विसर्ग संधि हो जाएगा। कौन सा संधि बाबू हो जाएगा? विसर्ग संधि हो जाएगा। स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम क्या हो जाएगा? तो यह स्वर संधि का एक रूप है, यण संधि, वही हो जाएगा। दिगंबर, दिगंबर में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? तो दिगंबर में प्रयुक्त संधि का नाम है व्यंजन संधि। कौन सी संधि? व्यंजन संधि। दिक् जोड़ अंबर। निम्नलिखित शब्दों में किसमें स्वर संधि है? तो अब देखिएगा, तो रजनीश में स्वर संधि हो जाएगा। प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो प्रति जोड़ उपकार हो जाएगा, यह भी स्वर संधि हो जाएगा। गायक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? गायक का, तो गायक का संधि विच्छेद हो जाएगा गय जोड़ अक। इंपॉर्टेंट है ये। दिगंबर भी इंपॉर्टेंट है, स्वागत भी इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है, अभिषेक का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? अभि जोड़ सेक, ये भी स्वर संधि है। कौन सी संधि बाबू? स्वर संधि है। अगला देखते हैं, यद्यपि, यद्यपि का प्रयुक्त संधि क्या हो जाएगा बाबू? यद्यपि में प्रयुक्त संधि जो हो जाएगी वो यण संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी? यण संधि हो जाएगी। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? तो स्वर संधि जो है वो महोदधि में है, इसमें स्वर संधि है। पवित्र का सही संधि विच्छेद क्या होता है? तो पवित्र का सही संधि विच्छेद होता है पो जोड़ इत्र। क्या होता है बाबू? पो जोड़ इत्र, यह पवित्र का संधि विच्छेद हो जाता है। मनो योग का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो मनः जोड़ योग हो जाएगा, विसर्ग संधि हो जाएगी ये। प्रत्येक का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? प्रत्येक का सही संधि विच्छेद प्रति जोड़ एक, ये इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बाबू, 36 नंबर सवाल देखते हैं। गिरीश, गिरीश का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो गिरी जोड़ ईस, क्या हो जाएगा इसका? गिरी जोड़ ईस, स्वर संधि है। नायक में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? अयादि संधि। कौन सी संधि? अयादि संधि। चंद्रोदय में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? चंद्रोदय में प्रयुक्त जो संधि है उसको गुण संधि बोला जाता है। यशोदा में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? विसर्ग संधि हो जाएगा यशोदा का। निम्नलिखित में से एक शब्द संधि की दृष्टि से अशुद्ध है,
उस शब्द का चयन कीजिए। तो दो परांत, ये गलत है। अगला सवाल है, अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है? तो अभ्युदय शब्द में यण संधि है। स्वर संधि के कितने भेद हैं? तो स्वर संधि के कुल 5 भेद हैं। स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है इसमें? तो रत्नाकर, रत जुड़नाकर, रत्नाकर स्वर संधि के उदाहरण है इसमें, बाकी कोई नहीं है। व्यर्थ शब्द में किन वर्णों का संधि हुई है? व्यर्थ में जो है ई जोड़ अ है। घुड़दौड़ का सही संधि विच्छेद क्या है? घोड़ा जोड़ दौड़। कौन संधि? स्वर संधि। महोदय, महोदय का सही संधि विच्छेद क्या है? तो महा जोड़ उदय। तन्मय का सही संधि विच्छेद क्या है? तन्मय का सही संधि विच्छेद है तत् जोड़ मय। क्या हो जाएगा? तत् जोड़ मय। कौन संधि? व्यंजन संधि। उद्धारण का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? उत् जोड़ हरण। तेजोमय का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तेजह जोड़ मय विसर्ग संधि। राकेश का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? राका जोड़ ईस। इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, 51 नंबर सवाल क्या बोलता है बाबू? निरोग में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? तो निरोग में प्रयुक्त जो संधि है उसका नाम विसर्ग संधि है। निर्जन में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? तो निर्जन में जो संधि है विसर्ग संधि बोला जाता है। वातानुकूल का सही संधि विच्छेद क्या है? तो वातानुकूल का सही संधि विच्छेद हो जाएगा वातः जोड़ अनुकूल, ये स्वर संधि है। ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? ब्रह्म जोड़ अस्त्र, ब्रह्मा जोड़ अस्त्र हो जाएगा इसका। उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? उत् जोड़ श्वास। प्रत्युत्तर का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो इसका संधि विच्छेद होगा प्रति जोड़ उत्तर। नमस्ते का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? नमः जोड़ते। संतोष का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो संतोष का सही संधि विच्छेद जो हो जाएगा बाबू वह हो जाएगा सम जोड़तोष। उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद क्या है? उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद क्या है? उत् जोड़ ज्वल विसर्ग व्यंजन संधि। विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद क्या है? तो विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद जो हो जाएगा विश्व जोड़ अमित्र हो जाएगा। संगम का सही संधि विच्छेद क्या होता है? सम जोड़ गम। स्वागतम में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? यण संधि। भानुदय में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? भानुदय में दीर्घ संधि। सब स्वर संधि के भाग हैं। सूर्योदय में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? गुण संधि। हरिश्चंद्र में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? विसर्ग संधि। सभी आप लोग चेक कीजिए और बताइए कि कितने सही हैं आपके। कमेंट करके बताइए कि आपको संधि में कितने सही हुए हैं। उच्चारण में प्रयुक्त संधि कौन सी है? व्यंजन संधि। उत् जोड़ चारण। उल्लेख का सही संधि विच्छेद क्या है? उत् जोड़ लेख व्यंजन संधि। अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या है? अति जोड़ आचार स्वर संधि। दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या है? दिक् जोड़ अंबर व्यंजन संधि। उड़यनम, उड़यनम का सही संधि विच्छेद क्या है? इसका संधि उत् जोड़ डैनम विसर्ग संधि व्यंजन संधि। निर्विकार में प्रयुक्त संधि कौन सी है? तो निर्विकार में जो प्रयुक्त संधि है वो विसर्ग संधि है। कौन सी विसर्ग संधि? सत्याग्रह में प्रयुक्त संधि कौन है? तो सत्याग्रह में जो प्रयुक्त संधि है उसका नाम है दीर्घ संधि। श्रवण का सही संधि विच्छेद क्या है? तो श्रावण का सही संधि विच्छेद श्रव जोड़ अन। कव्योमिर्म का सही संधि विच्छेद क्या है? इसका सही संधि काव्य जोड़ उर्मी। सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद क्या है? सत्य जोड़ आग्रह स्वर संधि। निरुत्तर शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है? इसका हो जाएगा नीह जोड़ उत्तर। मन भाव, मनः जोड़ भाव किसका सही संधि विच्छेद है? तो मनोभाव का है ये। निह जोड़ विकार निर्विकार, निर्विकार का हो जाएगा सब विसर्ग संधि है। सज्जन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो इसका सत्य जोड़ जन हो जाएगा व्यंजन संधि। सन्मार्ग में प्रयुक्त संधि कौन सी है? तो सन्मार्ग में प्रयुक्त संधि है व्यंजन संधि।
ज्ञानोदय में प्रयुक्त संधि कौन सी है? तो ज्ञानोदय में प्रयुक्त संधि है स्वर संधि। आगे देखते हैं, आगे उपसर्ग के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया? उपसर्ग के बारे में। उपसर्ग देखते हैं थोड़ा सा। तो उपसर्ग वो होता है, देखो उपसर्ग का अगर तोड़ेंगे तो उपसर्ग का होता है उप का अर्थ होता है समीप, और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना। क्या होता है? सृष्टि करना। तो उपसर्ग का अर्थ होता है जो किसी शब्द के समीप आकर उस शब्द को नया बना दे, उसको उपसर्ग बोला जाता है। जैसे इसका उदाहरण है, जैसे देखो हार एक शब्द है। कौन सा शब्द है? हार। हम कोई काम हार जाते हैं, किसी काम को हार जाते हैं, तो हार शब्द का अर्थ होता है क्या? पराजय। हम उससे हार गए। परंतु इसी शब्द के आगे अगर हम प्र लगा देते हैं, क्या लगाते हैं? प्र लगा देते हैं, कोई नया शब्द जोड़ देते हैं, तो ये प्रहार बन जाता है, यानी किसी को चोट पहुंचाना, ये प्रहार होता है। तो उपसर्ग का अर्थ होता है जो किसी शब्द के पहले आकर या पहले लगकर उस शब्द का भाव बदल दे, उसको उपसर्ग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उपसर्ग बोला जाता है। संस्कृत के उपसर्ग की संख्या 22 है और हिंदी के उपसर्ग की संख्या 13 है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इसको देखते रहिएगा। संस्कृत के उपसर्ग की संख्या 22 और हिंदी के उपसर्ग की संख्या 13 है। अच्छा, अब प्रत्यय देखते हैं। देखिए प्रत्यय कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आप अगर याद कर लेते हैं तो उससे भी काम चल जाएगा। जैसे ये पूरा याद कर लीजिए, तो पूरा से कितने शब्द बनेंगे वो याद कर लीजिए। तो पुरातन, पूरा तत्व इम्पोर्टेंट है, पूरा वृत्ति इम्पोर्टेंट है, ये तो सदाचार है इम्पोर्टेंट है, सज्जन में उपसर्ग क्या है वो इम्पोर्टेंट है, पुनर्जन्म में कौन सा उपसर्ग है वो इम्पोर्टेंट है, तो ये पुनर्जीवन में कौन सा उपसर्ग है ये इम्पोर्टेंट है। तो ये सभी तो हम क्लास में से भी लिखवाए भी हैं। समकोण में कौन सा, तो फिर इसको बार बार एक बार देख लीजिए। समान में कौन सा उपसर्ग लगेगा? सम लगेगा। और देखो उपसर्ग किसी शब्द के पहले, तो प्रत्यय किसी शब्द के बाद में लगकर उस शब्द को चेंज कर देता है, उस शब्द का रूप बदल देता है, उसको प्रत्यय बोलते हैं। तो कुछ उपसर्ग और प्रत्यय पे सेट आपको दिया गया है, चाहे सेट आपके सामने है, इसको बनाने हैं और इसको हल करने हैं। पहला सवाल है उपसर्ग का प्रयोग होता है, तो हम तो अभी बताएं आपको कि उपसर्ग का प्रयोग होता है वो शब्द के शुरू में होता है, यानी शब्द के आरंभ में होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू? 1 नंबर हो जाएगा। अगला सवाल है जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे प्रत्यय बोलते हैं। धातु या शब्द के अंत में, शब्द के अंत में प्रत्यय और शब्द के पहले उपसर्ग। जो किसी शब्द के पहले जुड़ के उसका रूप बदल दे उसको उपसर्ग, जो किसी शब्द के बाद में जुड़ के उसका रूप बदल दे प्रत्यय। प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? तो प्रख्यात, ख्यात का अर्थ में अगर हम प्र लगा देते हैं तो प्र लगा देने से हमारा क्या हो जाता है? इसका रूप ही चेंज होता है, वो प्रख्यात होता है। पहले ख्यात होता है, ख्यात का अर्थ होता है थोड़े बहुत से क्षेत्रों के लिए। प्रख्यात क्या होता है? बहुत बड़े क्षेत्रों के लिए। प्रतियुत्पन्नमति शब्द का उपसर्ग क्या हो जाएगा? तो इसका उपसर्ग क्या हो जाएगा? प्रति। आप उच्चारण करके देखिए, प्रति लगेगा। गमन शब्द के विपरार्थिक शब्द बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? तो गमन शब्द को विपरार्थिक यानी उल्टा बनाने के लिए हम आ, गमन का मतलब आ जोड़ देंगे तो आगमन हो जाएगा। आगमन मतलब आना, गमन मतलब जाना। तो आ जोड़ देने से इस शब्द का क्या होता है? उल्टा रूप बन जाता है। निर्वासित में प्रत्यय क्या है? तो निर्वासित में जो प्रत्यय है उसका नाम है इत। क्या नाम है? इत। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगेगा? जैसे ही अंत दिखेगा समझ जाइए अंत वाली शब्द का बात हो रहा है, यानी प्रत्यय की बात हो रही है। तो लेखक, तो लेखक में अक। 8 नंबर सवाल देखिए, अनुज शब्द का स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? तो देखिए आ, प्रत्यय का शब्द के बाद में जोड़ेगा अनुजा। सुत शब्द में स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? तो इसमें आ। अस्पृश्य शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? तो इसमें जिस हम उपसर्ग का प्रयोग है वो अस्पृश्यता। प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? तो प्रतिकूल में जो शब्द मतलब इंपॉर्टेंट है उपसर्ग में वो प्रति इंपॉर्टेंट है, ये प्रतिकूल। कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है? तो आप समझिए बात, इसको क्या बोल रहा है? बोल रहा है अति लगा देने से इस अति आचार शब्द जो बन जाएगा इससे क्या हो जाएगा? ये जुल्म के रूप में आ जाता है, यानी दूसरे क्षेत्र में आ जाता है।
अति लगेगा इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना हुआ है? तो कृदंत प्रत्यय से बिकाऊ। प्रत्यय के दो भाग हैं, उसमें कृदंत प्रत्यय है। किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? तो लावा में। इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? तो समूहवाचक प्रत्यय कौन नहीं है? प्रेस नहीं है। व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए? तो इसमें क्या लगा? अव्यवस्था। व्यवस्था से क्या हो जाएगा? अव्यवस्था हो जाएगा। 17 नंबर सवाल देखते हैं। 17 नंबर सवाल है, निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? धनिक। निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? तो इसमें जिस शब्द में प्रत्यय, जादूगर। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उपकार। अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? अनु। निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? निर। हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या है 42। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो कृदंत प्रत्यय जिन शब्दों के साथ जुड़ते हैं उसमें इसमें कौन सा पद गलत है? इसमें गलत का चुनाव करना है। सॉरी, किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं यानी किस संज्ञा है, सर्वनाम है कि विशेषण है कि क्रिया है, क्या है? तो यह जो कृदंत है वह क्रिया है। निम्नलिखित पद इक प्रत्यय लगने से बने हैं, इनमें से कौन सा पद गलत है? तो इसमें से जो पद गलत है उसका नाम है पक्षिक। किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? तो इसमें जिस शब्द की इसमें कोई ऐसा शब्द नहीं है जिसकी रचना प्रत्यय से हुई है। बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है बे। उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? पहले जुड़ा हो। निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द यानी उपसर्ग किसमें नहीं है वो देखना है। सुरेश। बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो बहाव शब्द में जो प्रयुक्त प्रत्यय है उसका आंसर हो जाएगा आपका आओ। विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो विज्ञान शब्द में जो प्रयुक्त उपसर्ग है उसका नाम है वी। क्या नाम है? वी। चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन है? चिरायु शब्द में वो चिर। धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है ला। दोषहर्ता में प्रत्यय का चयन कीजिए। इसमें कौन सा प्रत्यय है जो दोषहर्ता को हर्ता के अंत में लगकर उसका रूप चेंज कर देता है? हर्ता। दोष का अर्थ होता है कोई गलती करना और हर्ता लग जाता है कि आपने कोई गलती किया ही नहीं है। दोष हर्ता। आपके कष्ट को कोई और स्वीकार लेता है, चाहे कोई और फंस जाता है, इसी का दोष हर्ता। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो इसमें ओढ़ना, इसमें उपसर्ग नहीं है। आगे देखते हैं क्या है। समास है। देखो, समास का अर्थ होता है, समास शब्द दो शब्दों सम का अर्थ होता है संक्षिप्त और आस का अर्थ होता है कथन शब्द के मेल से। यानी दो संक्षिप्त शब्दों से मिलकर जो शब्द बनता है उसको समास बोलते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को क्या बोलते हैं? समास बोलते हैं। याद रख लीजिएगा, सीधे पूछ सकता है कि दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को क्या कहा जाता है? तो याद कर लीजिएगा कि समास कहा जाता है। याद कर लिए, समास के कुल 6 भेद हैं। सीधे ऑब्जेक्टिव है। समास के कुल कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। इसमें से आपको 5 प्रश्न आते हैं लगभग समास से। तो इसको बारीकी से देख लीजिए, एक बार ध्यान दे लीजिए। सबसे पहले अवयवी भाव समास देख लीजिए। आप कौन सी समास देख लीजिए? अवयवी भाव समास। तो जिस समास का पहले पद को बोला जाता है पूर्व पद। क्या बोला जाता है? पहले पद को पूर्व पद। अवयव अथवा प्रधान हो उसे अवयवी भाव समास कहते हैं। जैसे अब देखो, इसमें कुछ पहचान के भी नियम हैं। जिस शब्द में पहला अक्षर अगर अनु लगा हो, आ लगा हो, प्रति लगा हो, भर लगा हो, यथा, यावत, हर आदि लगा हो, वो सभी अवयवी भाव समास। जैसे देखो, प्रतिदिन एक शब्द है प्रतिदिन, अगर इसका हम विग्रह करते हैं तो प्रति जोड़ दिन, प्रति आया ना विग्रह करने के बाद।
तो विग्रह करने के बाद देख लेना है कि अगर किसी शब्द के पहले ये सारे शब्द आते हैं तो वो सभी अवयवी भाव समास है। इस शब्दों को आपको याद रखना, ट्रिक समझिए चाहे जो समझिए, इन सभी शब्दों को आपको याद करके रखना है। अगर ये याद है तो हो सकता है कहीं एक सवाल आपसे बन जाए। ये तो अवयवी भाव समास है। तत्पुरुष समास का भी वर्णन इसमें किया गया है। जिस समास में बाद का अथवा पूर्व पद नहीं, उत्तर पद यहाँ पे गायब हो गया है, तो याद कर लीजिएगा उत्तर पद। कौन सा पद? उत्तर पद, यानी बाद वाला पद प्रधान हो उसको तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे देखो, राजा का कुमार, अगर एक शब्द हो जाए राजकुमार तो इसको जोड़ा जाएगा तो राज का कुमार, इसका विग्रह किया जाएगा तो राज का कुमार। तो जिस शब्द का उत्तर पद यानी बाद वाला पद प्रधान है, अगर राजा रहेगा तो सिर्फ राजा की बात हो रही है, कुमार लग जाएगा तो उसके पुत्र की बात हो रही है। तो जिस भी शब्द के विग्रह करने के बाद उसका उत्तर पद यानी उसके बाद वाला पद प्रमुख हो जाता है उसको तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा तत्पुरुष समास को। तत्पुरुष समास के बाद जो आता है उसको कर्मधारय समास बोलते हैं। कौन सी समास बोलते हैं? कर्मधारय समास बोलते हैं। तो देखो, जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद उत्तर पद के उपमान या उपमा अथवा विशेषण विशेष्य की संबंध रखता हो उसको कर्मधारय समास बोलते हैं। जैसे देखो, उदाहरण देखो, उदाहरण से तुम बहुत सारा चीज पकड़ सकते हो। उदाहरण का देखो, नीलकंठ, नीला है जो कंठ, उसी को ना बोलेंगे नीलकंठ। चरण कमल, कमल के समान चरण। देखो, इसमें कर्मधारय समास में पहचानने के एक तरीके हैं। जिस शब्द के विग्रह करने के बाद, याद रख लो, जिस भी शब्द के विग्रह करने के बाद अगर है जो लगा हो, जैसे देखो इसमें, जैसे देखो यहाँ पे नीलकंठ, देखो नीला है जो कंठ, तो इसमें है जो लगा है कि नहीं लगा है जो लगा है, तो वो कौन समास? तो ये कर्मधारय समास। एक ये ट्रिक हुआ। दूसरा यहाँ पे एक लगा हुआ है के समान। कौन सा? के समान। तो जिस भी शब्द में इसका भी उदाहरण देख लो, जैसे प्राण प्रिय, प्राणों के समान प्रिय। तो जिस भी शब्द के विग्रह करने में है जो लगा हो या के समान लगा हो वो सभी कर्मधारय समास है। और ये सभी इंपॉर्टेंट है। अगर कर्मधारय समास से आएगा तो इसी में से आएगा, इसके बाहर से नहीं आएगा। द्विगु समास देख लो। द्विगु समास कौन सा समास होता है? तो द्विगु समास तो वो होता है जिसका पूर्व पद यानी शुरू का पद संख्यावाचक हो, शुरू का पद संख्यावाचक हो उसको द्विगु समास बोलते हैं। जैसे देखो, सप्त सिंधी, सात सिंधुओं का समूह, सात लगा, संख्या लगा, वो सभी द्विगु समास। त्रिलोकी, तीनों लोकों का संहार। तो जिस भी शब्द का पहला अक्षर संख्यावाचक हो, याद रखिएगा, जिस भी शब्द का पहला अक्षर संख्यावाचक हो, जो भी संख्या हो, वो सभी कौन समास हो जाएगा? वो सभी द्विगु समास हो जाएगा। इसके बाद एक आता है द्वंद्व समास। कौन सा समास? द्वंद्व समास। तो देखो, जिस भी द्वंद्व समास क्या होता है ना कि जिस समस्त पद का दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद क्या हो? प्रधान हो। इसमें एक ये भी है कि दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। जैसे देखो, इसमें एक योजक चिन्ह है। पहचान इसका क्या है? द्वंद्व समास का योजक चिन्ह। जैसे यहाँ पे नदी और नाले, तो ऐसे हो सकते हैं, नदी और नाले, बीच में ये योजक चिन्ह दिख रहा है, वो योजक चिन्ह ऐसा होता है, माइनस का चिन्ह होता है। नर और नारी, राजा और प्रजा, छल और कपट, ठंडा और गर्म। तो जिस भी शब्द में योजक चिन्ह लगा हुआ वह द्वंद्व समास। और एक और चीज़ ध्यान देना है, जिस भी शब्द के विग्रह में या लगता हो, और लगता हो, एवं लगता हो, वो सभी कौन सा समास हो जाएगा? वो सभी द्वंद्व समास हो जाएगा। द्वंद्व समास आपके एग्जाम में अगर आएगा तो इसके बाहर से एक भी सवाल नहीं आएगा, आप इसको बार बार देख लीजिए। जिसमें योजक चिन्ह, ऐसा चिन्ह योजक चिन्ह लगा होगा, वो सभी द्वंद्व समास हो जाएगा। और द्विगु समास क्या होता था? तो जिसका पहला अक्षर क्या हो? संख्यावाचक, वो द्विगु समास। एक बहुव्रीहि है, बहुव्रीहि समास को देख लीजिए आप थोड़ा सा। तो बहुव्रीहि समास वह समास होता है बाबू जिसका कोई पद प्रधान नहीं होता है और दोनों पद मिलकर कोई तीसरे पद के बारे में बात करते हैं। जैसे देखो इसमें, जिसमें इस लंबोदर देखो, लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात कौन? गणेश। ये दोनों शब्द से कोई मेलजोल नहीं है, लेकिन इस दोनों के विग्रह करने के बाद, लंबोदर का विग्रह करने के बाद एक तीसरा रूप निकल रहा है, उस रूप को गणेश बोला जाएगा। चतुर्भुज, चार हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु। देखो, अगर चतुर्भुज देगा तो चतुर्भुज जो है
वो कर्म ये द्विगु समास के भी अंतर्गत आ जाएगा। किस समास के अंदर? द्विगु। लेकिन आपके एग्जाम में जाइएगा ना, एग्जाम में जब जाइएगा, देखो इसमें भी तो पहला संख्या वाचक है, तो ये चतुर्भुज जो होगा तो आपको इस दोनों ऑप्शन में से कोई एक ही ऑप्शन देगा, या तो बहुब्रीहि देगा और चाहे द्विगु समास देगा। ठीक है, तो इसीलिए आप देख लीजिएगा एक ही ऑप्शन देगा। तो ये 6 भेद थे इस समास के। ये 6 भेद पे आधारित कुछ प्रश्न हैं, उसको देख लेते हैं। पहला सवाल है, जिस समास के दोनों पद अप्रधान हो। तो अभी बोले हम कि जिस समास के दोनों पद प्रधान नहीं हो और दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद के बारे में बताया, उसको बहुव्रीहि समास कहते हैं, अर्थात लंबोदर, चतुर्भुज। जितेंद्रिया में कौन सा समास है? तो जितेंद्रिया में बहुव्रीहि समास है। देवासुर में कौन सा समास है? देवासुर में द्वंद्व समास है। देवा जोड़ सुर, देव और सुर। देशांतर में कौन सा समास है? देशांतर में जो समास है वो तत्पुरुष समास है। दीनानाथ में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। मुख दर्शन में कौन सा समास है? तो मुख दर्शन में जो समास है वो तत्पुरुष समास है। कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण है? पंचानन बहुव्रीहि समास के एकदम उदाहरण दिख रहे हैं। 13 नंबर देखिए, निशाचर में कौन सा समास है? तो निशाचर में जो समास है बहुव्रीहि। चौराहा में कौन सा समास है? तो चौराहा में जो समास है वो द्विगु समास है। पहला अक्षर इसका क्या है? पहला अक्षर इसका क्या है? संख्यावाचक है। 10 मुख वाला कौन सा समास है? तो 10 मुख वाला जो समास है उसका नाम बहुव्रीहि है, अर्थात रामम। सुपुरुष में कौन सा समास है? तो सुपुरुष में जो समास है उसका नाम है कर्मधारय। विशेषण और विशेष्य के योग का कौन सा समास बनता है? तो ये कर्मधारय समास बनता है। निम्नलिखित में से एक शब्द में द्विगु समास, उस शब्द का चयन कीजिए जिस शब्द में द्विगु समास लगा। सप्ताह, पहला शब्द क्या है? संख्यावाचक है। किस समास के दोनों शब्दों में समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है? तत्पुरुष समास। किसमें सही समासिक पद है? किसमें? तो दिवारात्रि में। किसमें? दिवरात्रि में। द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? तो द्विगु समास का उदाहरण क्या हो जाएगा इसमें? द्विगु समास का जो उदाहरण वो त्रिभुवन हो जाएगा। इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा है? तो द्वंद्व समास रुपया और पैसा, जिसमें योजक चिन्ह लगा हो या एवं लगा हो, वो सभी कौन समास? द्वंद्व समास हो जाएगा। 23 नंबर सवाल है। 23 नंबर सवाल देखते हैं। अवयवी भाव समास का एक उदाहरण यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा? तो शक्ति के अनुसार। पाप पुण्य में कौन सा समास? द्वंद्व समास। लंबोदर में कौन सा समास? बहुव्रीहि समास, अर्थात गणेश। देश प्रेम में कौन सा समास? तो देश प्रेम में तत्पुरुष समास। परमेश्वर में कौन सा समास? तो परमेश्वर में कर्मधारय समास। अनायास में कौन सा समास है भाई? ये वाला समास है। गौशाला में कौन सा समास है? तो गौशाला में जो समास है उसका आंसर है, गौशाला में जो समास है उसका नाम तत्पुरुष समास है। 9 ग्रह में कौन सा समास है? द्विगु समास है। विद्यार्थी में कौन सा समास है? तो विद्यार्थी में तत्पुरुष समास है। कन्यादान में कौन सा समास है? तो कन्यादान में तत्पुरुष समास है। देखो यहाँ पे योजक चिन्ह लगा हुआ है, सीधे देख के द्वंद्व समास मार देना है। नीलकमल में कौन सा समास है? तो नीलकमल में आप बताइए, कमेंट करके बताइए नीलकमल में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। चतुर्भुज में कौन सा समास है? चतुर्भुज में जो समास है बाबू वो बहुव्रीहि है। योजक चिन्ह द्वंद्व समास, भाई बहन योजक चिन्ह है द्वंद्व समास। वनवास में कौन सा समास है? तो वनवास में तत्पुरुष समास है। पंचवटी में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। पीताम्बर में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। नरोत्तम में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। तो ये समास से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, आप इसको देख लीजिए, आप इसको समझ लीजिए, आप इसको पढ़ लीजिए, इसके बाहर से एक सवाल नहीं आएगा। अगला जो बाबू हमारा पॉइंट है संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? तो संज्ञा बाबू किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को क्या बोला जाता है? संज्ञा बोला जाता है। देखो व्युत्पत्ति के आधार पर
संज्ञा के 3 भेद हैं, याद कर लेना। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ के भी उदाहरण है 2 नदियों के नाम, यौगिक के भी उदाहरण है 2 जगहों के नाम, और योग रूढ़ के भी उदाहरण हैं। लेकिन अर्थ के दृष्टि से जो हो जाते हैं ना बाबू, तो अर्थ के दृष्टि से संज्ञा के 5 भेद हो जाते हैं। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, ये 5 संज्ञाएं हो जाती हैं। इसके बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, देखो तो व्यक्तिवाचक संज्ञा बाबू उसे कहते हैं जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराता हो। अब जैसे देखो गंगा, तो गंगा तो किसी एक नदी के बारे में बताती है। अगर यहाँ पे रहती नदी, तो नदी रहती तो वो जाति के बताती कि नदी एक जाति हो गया, जिसमें बहुत सारी नदियों के नाम आ सकते हैं। लेकिन व्यक्ति का नाम है ना, व्यक्ति जो किसी व्यक्ति या स्थान, एक व्यक्ति की बात कर रहा है। यहाँ पे मेरा नाम कुणाल है, लेकिन मेरा नाम अगर लड़का में आ जाता तो जातिवाचक, लेकिन मेरा नाम कुणाल है तो व्यक्तिवाचक। जैसे देख सकते हो यहाँ पे राम है, व्यक्तिवाचक। गंगा व्यक्तिवाचक। पटना, पटना तो किसी एक जगह की बात हो रही है ना, पटना तो पटना। देश, अगर देश की बात करें तो जातिवाचक। भारत देश की बात करें तो व्यक्तिवाचक। जातिवाचक संज्ञा देखो, जो संज्ञा किसी जाति का बोध कराती हो वो जातिवाचक संज्ञा। जैसे नदी, बहुत सारी नदियाँ आ जाएगी। पर्वत, बहुत सारे पर्वत आ जाएंगे। लड़की, लड़का, इसीलिए इसको जातिवाचक संज्ञा। नीचे लिखा हुआ भी है कि नदी जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि यह सभी नदियों का बोध कराती है, किंतु गंगा एक विशेष नदी का नाम है, इसलिए गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है? जिस संज्ञा शब्द से उस सामग्री या पदार्थ का बोध होता है जिससे कोई वस्तु बनी होती है, उसको द्रव्यवाचक संज्ञा बोलते हैं। तो द्रव्यवाचक संज्ञा के बाबू 3 रूप होते हैं, देख लो। ठोस पदार्थ, ठोस सोना, चांदी, तांबा, लोहा, ऊन आदि, ये सभी ठोस पदार्थ के रूप में आ जाएगा, लेकिन सभी द्रव्यवाचक है, सभी द्रव है। द्रव में देखोगे तो तेल, पानी, घी, ये सब हमको लिक्विड के रूप में प्राप्त होता है, और गैसीय, धुआं, ऑक्सीजन, ये सभी द्रव ही हैं, लेकिन इसके रूप अलग है, ठोस और फिर उसके बाद द्रव और गैस। समूहवाचक देखो, कलेक्टिव नाउन अंग्रेजी में बोलते हैं इसको, पढ़ा है सब। समूहवाचक संज्ञा होते हैं तो जो संज्ञा शब्द किसी एक व्यक्ति या वाचक का न होकर पूरे समूह का होता है। जैसे यहाँ पे देखोगे तो सेना समूह में रहता है हमेशा। सेना बोलने से किसी एक सेना का बोध नहीं हो रहा है, सब सेना का बोध है। CISF, SSB, BSF, आर्मी, सब सेना का बोध। अधिकारी, किसी एक अधिकारी का बोध नहीं हो रहा है। अगर कर्नल भी बोलेंगे तो वो भी समूहवाचक आएगा, लेकिन कुणाल कर्नल बोलेंगे अगर, तो कुणाल कर्नल व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। राम कर्नल बोलेंगे, पूजा कर्नल बोलेंगे, नेहा कर्नल बोलेंगे, तो ये सभी जो हो जाएगा, ये सभी समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो इसीलिए समूहवाचक संज्ञा इसमें लिखा हुआ है, सेना, अधिकारी, कर्मचारी, ताश, टी-शर्ट, ये सभी किसी न किसी समूह का बोध कराता है, इसीलिए समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। भाववाचक संज्ञा देखते हैं। जब किसी भाव या गुण, दशा आदि का ज्ञान होता है ना, तो उसमें भाववाचक संज्ञा। जैसे क्रोध देखो, तो क्रोध क्या है? क्रोध तो ना ही व्यक्तिवाचक है, सब ना ही समूहवाचक है, ना ही द्रव्यवाचक है, ना ही जातिवाचक है। क्या हो जाएगा? भाव, मिठास, किसी चीज़ खाते मिठास उत्पन्न होता है, तो ये सभी भाववाचक है, ठीक है। तो क्रोध, मिठास, यौवन, कालीमा, ये सब क्या है? सभी भाववाचक संज्ञा है। इसमें तो आएगा तो आप बना लीजिएगा, इसलिए इसका हम क्वेश्चन का PDF नहीं डाले हैं ग्रुप में। और हमारे ग्रुप से जुड़ने के लिए आप मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 888638। आर्ट्स की यहाँ पर स्पेशल ग्रुप बनती है जिसमें डेली क्विज चलता रहता है। ये आर्ट्स की ग्रुप वाली चैनल है, इसमें आप जल्दी जल्दी सब्सक्राइब हो जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ विलोम शब्द हैं, तो कुछ विलोम शब्द को देखते हैं। जैसे आलोक का विलोम क्या हो जाएगा? तो आलोक का विलोम हो जाएगा, बताइए, आलोक का विलोम क्या हो जाएगा? तो आलोक का विलोम हो जाएगा, बताइए। अद्भुत हो जाएगा, अज्ञात हो जाएगा, अंधकार हो जाएगा,
कि रात्रि हो जाएगा, तो आलोक मतलब होता है प्रकाशित करना, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, अंधकार हो जाएगा। ज्येष्ठ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, कनिष्ठ हो जाएगा। स्थावर का विलोम क्या हो जाएगा, जंगम हो जाएगा। गमन का विलोम क्या हो जाएगा, आगमन हो जाएगा। मौन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो मुखर हो जाएगा। मौन मतलब एकदम शांत रहना, मुखर मतलब बोलना। रंगीन छपे शब्द के लिए उपयुक्त विलोम शब्दों का पहचान कीजिए जो अपने विषय का पूर्ण अभिज्ञ है, तो अनभिज्ञ हो जाएगा। संपन्न व्यक्ति की व्यथा नहीं की जानी चाहिए, तो संपन्न व्यक्ति के लिए संपन्न व्यक्ति के लिए कौन सा आ जाएगा, तो संपन्न व्यक्ति के लिए विपणन आ जाएगा। विस्तार का विलोम क्या हो जाएगा, तो विस्तार का विलोम हो जाता है संक्षेप। गरिमा का विलोम क्या हो जाएगा, गरिमा का जो विलोम हो जाएगा वो लघिमा हो जाएगा। मौखिक का विलोम क्या हो जाएगा, तो मौखिक का विलोम लिखित। अनाथ का सनाथ, अल्पज्ञ का सर्वज्ञ, सकारात्मक का नकारात्मक, सम्मुख का विमुख। अथ का विलोम इति। उर्वर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, ऊषर। थोक का विलोम क्या हो जाएगा, परचून। भूषण का विलोम क्या हो जाएगा, दूषण। अवनी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अवनी का, तो अवनी का जो विलोम शब्द हो जाएगा उसका हो जाएगा अंबर। हे का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, ग्राह्य। मृदुल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, ग्राह्य। मृदुल का विलोम शब्द हो जाएगा रुक्ष, क्या हो जाएगा, रुक्ष हो जाएगा। ऋणात्मक का धनात्मक। कुलुष का विलोम निष्कुलुष। चिरंतन का विलोम क्या हो जाएगा भाई, नश्वर। सन्यासी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, सन्यासी का, तो सन्यासी का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा गृहस्थ। स्वीकिया का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, परकिया। एकाधिकार का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, सर्वाधिकार। श्री गणेश का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, इतिश्री। आकर्षण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, विकर्षण। अल्पसंख्यक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, बहुसंख्यक। उपमान का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो उपमान का जो विलोम शब्द हो जाएगा बाबू उसका नाम है, उपमान का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो है उपमेय। मंद का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, ध्रुत। सूक्ष्म का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, स्थूल। अधुनातन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, पुरातन। और सृष्टि का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो प्रलय। ये हिंदी के ग्रामर का कुछ वीडियो था। 20 से 25 सवाल इसी के आसपास रहेगा। 20-25 सवालों के लिए इसको बार बार देखते रहिए, समझते रहिए, बूझते रहिए। और यह जो वीडियो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है ग्रामर के दृष्टिकोण से, इसीलिए इसको जब मौका मिलेगा तो देख लीजिएगा। और हिंदी की परीक्षा 1-2-2023 को है, 1 बजे से शायद 2 बजे से 5 बजे तक है। इसके लिए बेस्ट ऑफ लक, ठीक है बाबू, बेस्ट ऑफ लक सभी को। और 5:30 में जो सेट मिलेगा आपको हिंदी का, उसका टोटल सॉल्यूशन एकदम आपको 5:30 तक मिल जाएगा। 5:30 तक अपने यूट्यूब चैनल पर अमाया आर्ट्स क्लासेज पे आपको 5:30 तक उसका सॉल्यूशन एकदम 100% आपको मिल जाएगा। एकदम 100% सही सॉल्यूशन मिलेगा। इसीलिए घर पे जाके उसको देखना भी है, पढ़ना भी है। तब तक इसको देखते रहिए। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।